Hello everyone. So today we are going to see BHIE 144 Traditions of History Writing in India. Okay. So we have already covered 5 chapters and this is the unit 6 कलहन. ठीक है. कलहन थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक ओवरव्यू दूं तो कलहन जो है एक राइटर है जिन्होंने राज तरंगिनी लिखी है और इसमें हम लोगों को कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा. ठीक है. ये इस चैप्टर की चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है. देखते हैं कहां से क्या शुरू होता है. The passage discussed the historical significance and interpretation of Kalhan's Raj Tarangini, a 12th century Sanskrit text often praised as the only true example of historical writing in ancient India. Okay, so this praising of कि कलहन की राज तरंगिनी जो है वो एक इकलौता इतिहास है जो भारत के लिए लिखा गया है. ये एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था. ठीक है. In 1825, Harlan Hyman Wilson lauded the Raj Tarangini as unique historical among Sanskrit texts, a view that inadvertently criticized the rest of Indian literature for lacking historical sense. 1825 में हार्लॉट कहते हैं कि राज तरंगिनी जो है एक यूनिक हिस्टोरिकल राइटिंग है संस्कृत टेक्स्ट में और इसके जैसा कोई भी अच्छा इतिहास में कुछ लिखा हुआ भारत के इतिहास में नहीं है. ठीक है. This echoed earlier sentiments by James Mill, who condemned Indian culture for not having a traditional historical writing comparable to West. ठीक है. ये जेम्स मिल जो है इनका कहना है कि लाइक वेस्ट में जिस तरह से इतिहास को लिखा जाता है उस तरह से भारतीय लोग अपना इतिहास नहीं लिखते हैं. तो ये जो कलहन की राज तरंगिनी है उनकी इस बात को कंडेम करती है, गलत साबित करती है कि नहीं आप गलत हैं. हम लोगों ने भी अपना इतिहास संजोया है, हम लोगों ने भी अपने इतिहास को अच्छे से रखा है. Such colonial era views contributed to the widespread belief that Indian civilization lacked historical consciousness, reinforcing stereotypes of India as spiritually inclined and socially static. तो इस तरह की जो बातें हैं जैसे जेम्स मिल जैसे लोग जो इस तरह की बातें कह गए कि भारतीय लोग अपना इतिहास सही से नहीं लिख पाए वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें एक स्टीरियोटाइप को बिल्ड करती है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें की जाती हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ ज्यादा है और जो सामाजिक चीजें हैं वो स्टैटिक रही, मतलब उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली. ठीक है. However, recent scholarship has changed this narrative, showing that ancient Indians did possess historical awareness and practices of recording time and events. लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो कुछ नए चीजें बाहर आ रही हैं उसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा कतई नहीं था. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि भारत में इतिहास लिखने का तरीका क्या था, भारत में हम लोग इतिहास को किस तरह से संजो रहे थे. ठीक है. Scholars argue that Indian traditions of narrating the past through inscriptions, myths, and moral tales should be recognized as valid forms of historiography. ठीक है. Scholars argue that Indian traditions of narrating the past, मतलब कि जो भारतीय इतिहासकार हैं वो ये साबित करना चाहते हैं या फिर दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय लोग अपना इतिहास बता रहे थे इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, मिथ्स के द्वारा और मोरल स्टोरीज के द्वारा. ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखी हैं कि किस तरह से अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करके ये भारत में कहानियों के द्वारा ओरल तरीके से चीजों का आदान प्रदान हो रहा था. ठीक है. राज तरंगिनी blending factual and ethical elements stands as a key example of these diverse historical traditions in India. ठीक है. राज तरंगिनी जो है वो अपने आप में फैक्ट और एथिकल एलिमेंट्स को होल्ड करती है. द राज तरंगिनी मीनिंग रिवर ऑफ किंग्स, मतलब कि नदियों का राजा, is an epic Sanskrit poem written by Kalhan, a Kashmiri Pandit between 1148 to 1150 CE. The work, spanning about 8,000 verses across 8 books, chronicles the history of Kashmir's
Kashmir's royal dynasties from mythical beginnings up to Kalhan's own time, covering nearly 2000 years. Although Kalhan was the son of a former minister in King Harsha's court, he himself did not serve any king. ओके तो राज तरंगिनी का मतलब होता है नदियों का राजा। राज तरंगिनी जो है वो एक संस्कृत पोयम है जिसको लिखा गया था 1148 से लेकर के 1150 के बीच में। ठीक है, ये जो पूरी कहानी है राज तरंगिनी की, ये 8000 वर्सेस में है और इसको 8 किताबों में बांटा गया है। इसमें हम लोगों को कश्मीर के क्रॉनिकल्स के बारे में पता चलता है कि कश्मीर में 2000 सालों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कश्मीर में कौन कौन से राजा थे, और ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से कश्मीर में रॉयल डायनेस्टीज थी फ्रॉम मिथिकल बिगिनिंग्स टू कलहंस ओन टाइम। मतलब कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या है कि अपना लीनियज को किसी ना किसी गॉड से या किसी ना किसी नॉन अर्थली चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे ताकि उनको ज्यादा लेजिटिमेसी मिले, लोग उनको डिवाइन समझे और एक अथॉरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं कि भगवान से लेकर के किस तरह से कलहन के ओन टाइम तक के जो राजा थे उसकी बात है। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई कि कलहन जो थे वो खुद किसी भी राजा को सर्व नहीं करते थे, यद्यपि उनके जो पिता थे वो एक फॉर्मर मिनिस्टर थे हर्ष के कोर्ट में। ठीक है, कलहन्स मेथड्स, कलहन के तरीके। One of the key features of राज तरंगिनी is itself self-awareness. कलहन के लिखने के तरीके में उसको पता था कि वो खुद क्या लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी किंग के इन्फ्लुएंस में या किसी नोबलमैन के इन्फ्लुएंस में वो कुछ लिख रहा है, नहीं, उसको खुद पता था। ही वॉज श्योर अबाउट द फैक्ट। ओके, तो कलहन begins with a clear statement of that work's purpose, method and historical vision. He acknowledges that his work is not the first Kashmiri historical text and bases his work on the latest 11 earlier Sanskrit sources, reflecting a well-established tradition of historical writing, though most of those texts are now lost. यहाँ पे एक वर्क छूट गया है, आई एम सॉरी। तो कलहन जो है वो एक्नॉलेज करता है कि वो पहला कश्मीरी हिस्टोरिकल राइटर नहीं है। उसने जो अपनी कहानियां लिखी हैं, उसने जो अपने फैक्ट्स बताए हैं, वो उसने अपने से जस्ट पहले के 11 संस्कृत सोर्सेज से लिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो 11 जो टेक्स्ट हैं वो हमारे पास एट प्रेजेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, ही ऑल्सो ड्रॉज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ संस्कृत लिटरेरी जेनरा इंक्लूडिंग शास्त्रा, नीति, इतिहास एंड वामसल्वी, blending them into a composite and intertextual work rooted in existing traditions, not an isolated exception. तो होता ये है कि वो इस तरह भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है कि उसकी जो राइटिंग्स है वो शास्त्र, नीति, इतिहास और वामसल्वी का मतलब होता है कि किसी लोकल रूलर के बारे में ज्यादा जानकारी होना या फिर उनके खानदान के बारे में इंफॉर्मेशन होना। ठीक है, तो इन सब का जो ब्लेंड है उन चीजों को लेकर के कलहन ने अपनी सारी भी राइटिंग्स को कंपोज किया है। Kalhan also claims to have consulted ancient rocks and corpulated inscriptions that recorded royal land grants, using them to document donations made to various religious institutions. कलहन ये भी क्लेम करता है कि उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को और एंशिएंट रॉक्स को स्टडी किया है ताकि उसको पता चल सके कि किसने कितना डोनेशन दिया है, क्या रॉयल रिकॉर्ड्स रहे हैं। ओके, these sources enrich the राज तरंगिनी which is now itself seen as historical source. तो इन सारी चीजों की वजह से जो राज तरंगिनी है वो, तो इन सारे फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि राज तरंगिनी को हम लोग एक वेल रिच सोर्स के रूप में देख सकते हैं कि ये इतिहास हमारे लिए पुख्ता इतिहास है। Philosophically, Kalhan emphasizes impractically in recounting the past, advocating a detached, balanced tone, while modern scholars interpret this as an early notion of historical objectivity. It may also reflect poetic ideals from Sanskrit aesthetics, especially the Shanta Rasha or mood of tranquility associated with the poetic virtue of detachment.
कलहन जो है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ऐसे कि कलहन के पिता खुद एक कोर्ट में एक राजा हुआ, सॉरी मिनिस्टर हुआ करते थे। बट कलहन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना खोज कर रहा है, चीजों के बारे में लिख रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बतलाती हैं कि कलहन क्यों इतना ट्रू है, क्योंकि कलहन के ऊपर किसी का भी दायित्व नहीं है किसी राजा की छवि को साफ करने का, या कलहन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो संत रास का है, मतलब कि उसका जो दिमाग है वो एक संत का है, और वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है, और वो जो हमारी अर्थली चीजें हैं उससे डिटैच हो चुका है, वैराग्य ले चुका है। ठीक है। द राज तरंगिनीज कंटेंट्स इन आउटलाइन। Kalhan's Raj Tarangini offers a continuous chronology of Kashmir's history using traditional Indian era like Kalyug and Shaka Samvat. It covers dynasties from 5th to 12th century CE and mentions prominent rulers like Ashok, Kanishk, and Huna kings, and notable local kings such as Lalita Aditya, Anantivarman, and Queen Dida. ओके तो कलहन जो है, कलहन हम लोगों को क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करता है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि ये राजा थे, फिर ये राजा थे, ये युग आया, उसके बाद ये युग आया, तो कुछ इस तरह से कश्मीर की हिस्ट्री को वो प्रेजेंट करता है। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये 5th to 12th सेंचुरी का हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें कुछ प्रोमिनेंस राजाओं का भी मेंशन है, लाइक अशोक, कनिष्क, और इसके अलावा कुछ लोकल रूलर्स थे लाइक ललितादित्य, अनंतिवर्मन, और एक क्वीन दीदा का यहाँ पे हम लोगों को वर्णन देखने को मिलता है। Kalhan details political events and rulers' actions, often moralizing them despite claiming objectivity. His narrative praises virtue and condemns wrongdoing, something in unusually harsh terms. तो कलहन जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स, कलहन का जो डिटेल है पॉलिटिकल इवेंट्स और रूलर्स के एक्शंस के बारे में, वो ऑफन क्या होता है कि मोरलाइज करता है डिस्पाइट क्लेमिंग ऑब्जेक्टिविटी। कलहन डिटेल्स पॉलिटिकल इवेंट्स एंड रूलर्स एक्शंस, ऑफन मोरलाइजिंग देम डिस्पाइट क्लेमिंग ऑब्जेक्टिविटी। तो कलहन जो है पॉलिटिकल इवेंट्स और रूलर्स के एक्शंस को डिफाइन करता है। ठीक है, ऑफन मोरलाइजिंग देम मतलब कि वो राजाओं के पॉलिटिकल मूव्स को, उनके एक्शंस को थोड़ा सा मोरलाइज करता है, लाइक कि राजा ने ये प्रजा के हित के लिए किया, ऐसा करता है। जबकि वो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि वो वैराग्य ले चुका है, उसको किसी से मतलब नहीं है, फिर भी वो उसकी राइटिंग से हम लोगों को ये चीज पता चलती है। हिज नैरेटिव प्रेजेस वर्च्यू एंड कंडेम्स रॉन्ग डूइंग। उसका जो राइटिंग है वो वर्च्यू मतलब कि इज्जत को प्रेज करता है, गलत चीजों को कंडेम करता है, समटाइम्स इन अनयूजुअली हार्श टर्म्स। थोड़ा सा उसकी भाषा में कड़वाहट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली द टेक्स्ट ऑल्सो फोकसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ कॉमन पीपल यूजिंग पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, प्रजानुपालम एज अ की स्टैंडर्ड फॉर जजिंग रूलर्स। उसके राइटिंग्स में हम लोगों को पता चलता है कि वो प्रजा के वेलफेयर के बारे में बहुत बात करता है और उसके बेसिस पे किसी भी राजा को जज करता है। Historiographical assessments. European Orientalist scholars from the 19th century, such as Horlud Wilson, George Buller, and M.A. Stein, praised Kalhan's Raj Tarangini as the first and only true historical work from ancient India due to its use of chronological causation and claimed objectivity. यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट जो है, ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है वैसे लोग जो कि ईस्ट की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं, या फिर मतलब कि वो एशियन स्कॉलर्स होते हैं जो एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे पास है, M.A. स्टेन और हार्लॉर्ड विल्सन, जॉर्ज बुलर। तो ये सारे जो लोग हैं ये कलहन की राज तरंगिनी को बहुत प्रेज करते हैं, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलता है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेस्ट के हिस्ट्री राइटिंग से बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से ये सारे जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसको ही ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं।
This led to a long-standing belief that Sanskrit literature largely lacked historical sense, and Raj Tarangini was viewed as an exceptional outlier. मतलब कि ये सारी जो चीजें हैं सिग्निफाई करता है कि संस्कृत टेक्स्ट में हिस्टोरिकल सेंस की कमी है, और राज तरंगिणी जो है ये एक एक्सेप्शन की तरह हम लोगों को देखने को मिलता है. हाउएवर दिस व्यू वाज शेप्ड बाय यूरोसेंट्रिक पोस्ट Enlightenment ideals of history, especially Rankin positivism, which valued empirical, fact-based narrative and dismissed elements like myth, rhetoric, and moralism. लेकिन ये सारा जो व्यू है कि संस्कृत टेक्स्ट में हम लोगों को इतिहास की बहुत कमी होती है वगैरह वगैरह, ये एक एक्सेप्शन है. ये सारी जो चीजें हैं ये यूरोपियन सेंट्रिक लोगों की वजह से ये एक तरह से स्टीरियोटाइप सेट हो गया है. और ये पोस्ट मतलब कि इनलाइटमेंट के बाद के एरा में जब लोग किसी एक ही चीज को वैल्यू दे रहे थे और कुछ और चीज अपना माइंड ओपन नहीं कर पा रहे थे किसी दूसरी चीज को समझने के लिए, तब की ये बात है. ठीक है, तो जिसकी वजह से सिर्फ फैक्ट बेस्ड नैरेटिव्स को उन्होंने सच मारा, और इसके अलावा जो मिथ्स के द्वारा रेट्रोइक फॉर्म में या मोरलिज्म के थ्रू इंडिया अपना स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था, उसको पूरी तरह से उन्होंने दरकिनार कर दिया. इंटरनल पार्ट ऑफ राज तरंगिनी एज महाकाव्य एपिक पोएम. जैसे कि राज तरंगिनी में भी हम लोगों को महाकाव्य देखने को मिलता है, तो उस चीज को भी वो लोग निग्लेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे फैक्चुअल चीजें नहीं देखने को मिलती हैं. Scholars such as Majumdar and Thapar echoed this view, praising Kalhan's empirical but criticizing his inclusion of legends, poetic style and didactic tone. तो स्कॉलर्स जो है वो मजुमदार और थापर जो है ये चीख चीख के दुनिया को बता रहे हैं कि कलहन का जो तरीका है रॉयल कोर्ट के बारे में लिखने का, उनका रॉयल कोर्ट के बारे में लिखने का वो अच्छा है. ठीक है, लेकिन इसके बजाय वो थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि वो इतिहास के साथ साथ लेजेंड्स और पोएटिक स्टाइल को ऐड करते हैं. डिडैक्टिक टोन का मतलब होता है कि जैसे वो अपनी कहानियों के द्वारा कुछ न कुछ मोरल चीजों का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली अगर जैसे कि कलहन की राज तरंगिनी को हम लोग हिस्ट्री के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं, हम लोगों को उसमें से जानकारी भी मिल रही है, लेकिन लेजेंड्स और पोएटिक स्टाइल और डिडैक्टिक टोन होने की वजह से उसमें थोड़ी सी लैकिंग आ जाती है. In doing so, these scholars ignored traditional Indian historiographical norms where history and literature were intervened. Thus, the Raj Tarangini was simultaneously celebrated and dimensioned, appropriated as history by modern standards, while its indigenous literary and cultural value was undermined. अब जो स्कॉलर्स जो ये बातें कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, मोरल वैल्यूज को ऐड कर दिया, सिर्फ इतिहास लिखना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो वो इस चीज को मिस करते हैं, खुद भी जानते हुए कि भारत में इतिहास कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि आप अपनी गलतियों से कुछ सीख लो, उनसे कुछ मोरल वैल्यूज लो. ठीक है, तो राज तरंगिनी जो है वो भी उसी तरह से अपना क्योंकि वो कोई दूसरे जमाने के तो थे नहीं, वो उसी जमाने के कलहन थे. उन्होंने जो अपने आसपास देखा, उन्होंने डेफिनेटली अपनी राइटिंग्स को अपने तरीके से लिखा, पर उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने थोड़ा सा जो पोइटिक वे को जो ऐड किया है, उसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है विच इज बेसलेस अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास भारत में ऐसा ही लिखा जा रहा था. Recent approaches. Recent scholarship has shifted from viewing Raj Tarangini purely through an imperialistic lens to appreciating its literary and indigenous cultural dimensions. Scholars like Whitney Cox emphasize the poem's stylistic elements, arguing that its tense, rich language mirrors that instability of the world, thus offering a literary engagement with history. तो बाद के सालों में विटनी कॉक्स जैसे कुछ लोगों ने इसको बहुत प्रेज किया है कि किस तरह से इतिहास के साथ साथ हम लोगों को लिटरेरी रिचनेस का भी आनंद देखने को मिलता है. Now, others like Walter Slays and Lawrence Mackara use traditional Sanskrit aesthetics, especially Rosa theory, to interpret the text.
तो वॉल्टर स्लेज और जो लॉरेंस हैं, ये ट्रेडिशनल संस्कृत एस्थेटिक्स को यूज करते हैं ताकि वो लोग टेक्स्ट को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पाए। क्योंकि हम लोगों ने बचपन में भी थोड़ा सा पढ़ा है कि जो पोएट्स होते हैं उनको भाषा की आजादी होती है, वो पानी कह के आग को भी दर्शा सकते हैं। तो जो ये सारे लोग हैं, लॉरेंस और स्लेज जैसे लोग, तो ये जो पुराने संस्कृत टेक्स्ट के एस्थेटिक्स हैं, जो विचार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। Slave sees Raj Tarangini as aiming for Shanta Rasa, aesthetic of tranquility. इसका स्लेज जो है वो ये कहता है कि वो राज तरंगिनी को ऐसे देख रहा है कि वो संत राज को चाहता है, मतलब कि जो कलहन है वो वैराग्य को अपनाना चाहता है, लीडिंग रीडर्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लिबरेशन, ताकि जो रीडर्स हैं वो पढ़ करके स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, विथ हिस्टोरिकल नैरेटिव सर्विंग एज अ टूल ऑफ हाइटन एस्थेटिक इम्पैक्ट। और वो इतिहास को इसमें इसलिए ऐड कर रहा है, एज मैंने बताया कि भारत में इतिहास कुछ इस तरह से लिखा जा रहा था कि आप अपने पास्ट से नई चीजों को सीखो, पुरानी गलतियां दोबारा मत दोहराओ, ठीक है। इस वजह से वो इतिहास को साथ साथ लिख रहा था। इन कॉन्ट्रास्ट, मैककारा आर्ग्यूज दैट कलहन्स यूज्ड संता राशा, Kalhan used Sant Raj to express his passionate view of moral decay through history, placing historical purpose above aesthetics. Thus, modern scholars now explore Raj Tarangini as both a literary and historical work within its cultural context. तो स्लेज का अपना मानना है कि वो मोक्ष को बताने के लिए इतिहास का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मैककारा का मानना है कि कलहन जो है वो संत रास का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वो समाज में होने वाले मोरल डिके को, समाज में जो चीजें खराब हो रही हैं उनको वो रोक पाए और लोगों को एक सही राह दिखा पाए, ठीक है। तो इस तरह से राज तरंगिनी जो है वो लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क दोनों के कंटेक्स्ट में हम लोगों के लिए मील का पत्थर है। पोइट्री एज हिस्ट्री, कविता इतिहास की तरह। तो सोनालिका Kall's reinterpretation of Raj Tarangini emphasizes the role of his Sanskrit poetry as a form of history. According to Kall, Sanskrit poetics offers a theoretical framework in which poets seen as sheets possesses divine sights and spiritual omniscience. तो जो ये कॉल है वो राज तरंगिनी का एक री इंटरप्रिटेशन करती हैं, उसको फिर से थोड़ा सा जज करती हैं और एम्फसाइज करती हैं जो संस्कृत पोइट्री है, जो काव्य है, वो इतिहास है हमारा। अकॉर्डिंग टू कॉल, मतलब कॉल के हिसाब से संस्कृत पोएटिक ऑफर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन विच पोएट्स सीन एज ऋषि, मतलब कि उनके हिसाब से जो कलहन की राज तरंगिनी है वो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, और इसकी वजह से जो कविता है, जो कवि है, जो ये सब कुछ लिख रहा है, वो एक संत है, एक ऋषि है, जो कि एक दिव्य दृष्टि रखता है अपने पास, और उसके पास स्पिरिचुअल ओमनी साइंस भी है, मतलब कि वो ब्रह्मांड को समझता है, वो स्पिरिचुअलिटी को समझता है। दिस अलाउज देम टू परसीव एंड आर्टिकुलेट द ट्रू नेचर ऑफ पास्ट इवेंट्स, प्रोवाइडिंग व्हाट कैन बी कंसिडर्ड अ ट्रू नॉलेज ऑफ टाइम एंड ह्यूमन एक्शन। सिंपली वो ये कहना चाह रही है कि कलहन जो है वो एक संत है, जिसकी वजह से वो सच के सत्य भाव को देख सकता है कि अगर कोई चीज सत्य है, कोई चीज सही है, तो वो किस हद तक सही है, क्या वो सबके लिए सही है, ब्रह्मांड के लिए सही है, किसी एक सेक्ट के लिए सही है। बहुत वाइड पर्सपेक्टिव से वो कलहन को बता रही है कि कलहन एक आप समझो कि एक बहुत ब्रिलियंट इंसान है और वो हर चीज समझ पा रहा है, गलत सही वगैरह वगैरह, ये कहना चाह रही है कॉल। तो पोएट्स वर रिगार्डेड एज epimistic authorities capable of resurrecting and
illuminating past events, particularly the deeds of king, making them remembered through their poetic works. तो पोएट्स जो हैं वो अपने जो पोएट्स हैं वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पास्ट को, पर्टिकुलरली राजाओं की कार्यों को देख सकते हैं और उसको अपने पोएटिक वर्क के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. Kalhan, in coaching his tradition, asserts that without the poet's work, the deeds of king would be lost to history, framing the poet not just as a knower of past but also its creator. तो राजा ने अगर कुछ किया उसकी वजह से समाज में बदलाव आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर कोई कवि नहीं होगा उस चीज को लिखने के लिए तो राजा की भी जो सारी चीजें हैं वो इतिहास में गुम हो जाएंगी और उसको कोई भी याद नहीं रख पाएगा. Thus poet is understood to construct the past. इसकी वजह से जो पोएट है उसको इतिहास का कंस्ट्रक्टर कहा गया है और मेकिंग इट प्रिडिक्टेबल एंड सिग्निफिकेंट, अ की फंक्शन ऑफ हिस्टोरिकल नरेशन इन संस्कृत ट्रेडिशन. ओके. हिस्ट्री एज एथिकल इंस्ट्रक्शन. Sonalika Kaul argues that Raj Tarangini integrates poetic tradition. सोनालिका कौल आर्ग्यू करती है कि जो राज तरंगिनी है वो इंट्रीगेट करता है पोएटिक ट्रेडिशन को जो कि एक हिस्टोरिकल नरेशन में लिखा गया है. यूजिंग पोएट्रीज डिडैक्टिक पर्पस टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन ह्यूमन गोल्स सच एज पिटी, पावर एंड प्लेजर. मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा डिडैक्टिक टोन के बारे में बतलाया कि इतिहास को या किसी चीज को बतलाते वक्त मोरल वैल्यूज का ध्यान रखते हुए कोई बात को कहना. ठीक है. तो जो कलहन की राज तरंगिनी है वो इतिहास को इस तरह से बता रही है ताकि एथिकल वैल्यूज को लोगों के बीच में थोड़ा सा स्प्रेड किया जा सके. राज तरंगिनी specifically addresses political morality, Raj Dharma, evaluating governance based on ethical principles like righteousness, justice, and generosity. Kings are judged by their values, with Kalhan presenting their actions as example of moral behavior. सिंपली जो कलहन की राज तरंगिनी है वो सच्चाई को, जस्टिस को, जेनरोसिटी को अपने प्रिंसिपल्स के तौर पे देखती है और उसी तरह से उसी को किसी राजा का राज धर्म बता करके उसको जज करती है. ठीक है. The text organizes history around ethical narratives rather than purely factual events, using a moral framework to interpret the actions of past kings. तो जो राज तरंगिनी है वो ऑर्गेनाइज करती है टेक्स्ट को एज एथिकल नरेटिव्स के फॉर्म में. लाइक फॉर एग्जांपल कोई राजा है तो उसने कोई एथिकल चीज की, अच्छी चीज की वगैरह वगैरह, तो वो उसको डायरेक्टली ये चीज नहीं लिख करके कि इस राजा ने इस समय पे ये किया है, उसको थोड़ा सा एथिकल वे में प्रेजेंट करता है कि आप भी उसको लुक अप टू करो. ठीक है. Kalhan's work reflects a belief that history is a product of both ethical instructions and poet's creative vision. कलहन का जो काम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इतिहास जो है वो एथिकल इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि सत्य और सही काम करने के लिए एक सूची है और एक पोएट का जो उसको लिख रहा है उसका विजन है, मतलब कि लिखने वाले और काम करने वाले दोनों का समावेश है उसकी कहानी में. The text explores the impermanence of kingship and transits nature of human life, stressing that royal fortunate is fleeting and that death equalizes all. मतलब कि कलहन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोई फकीर है या कोई राजा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरना सबको पड़ेगा, मौत के वक्त सब बराबर हो जाएंगे. The moral perspective on temporality highlights the changeable nature of time and history. Kaul suggests that Raj Tarangini merges sacred and secular concern, framing historical truth as blend of moral, spiritual, and contingent, with the aim of transcending societal and spiritual shortcomings through the preservation of history. तो सिंपली जो मोरल पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी जो हाईलाइट होकर के चल रहा है वो हमेशा से हाईलाइट नहीं रहेगा. जो टाइम का, जो इतिहास का नेचर है वो चेंजेबल है और
कॉल जो है वो ये भी सजेस्ट करती है कि राज तरंगिणी हर सेक्रेड मतलब कि जो भगवान की चीजें हैं, जो शुद्ध चीजें हैं, जो सेक्युलर कंसर्न्स है, लाइक डेमोक्रेटिक चीज होनी चाहिए कि सबके लिए सब कुछ बराबर है, तो इन सारी चीजों को वो ब्लेंड करता है और अपनी राज तरंगिणी में हम लोगों को ये चीजें बतलाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई वोंट डील द क्वेश्चन आंसर्स, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट इट हेयर, एंड अदरवाइज द PDF of these notes are also provided in the description box. So आप वहां से जाकर के भी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ सकते हैं. यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं. इसके अलावा मैं सारे के सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट को एक जगह मर्ज कर दूंगी. मैंने इग्नू के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में उसको डील किया है, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स और उसको भी एक्सप्लेन किया है, तो आप जा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं. Okay, so bye bye, all the best for all of your examinations.